नमस्कार। ताल ठोके की शुरुआत आज एक खुशखबरी से कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले टोक्यो में भारत और जापान ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर ली। इस समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे की बातचीत में रजामंदी बनी। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जापान से मिलने वाली एटमी तकनीक का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेगा। कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने निजी तौर पर एटमी हथियारों के इस्तेमाल पर अपनी राय रखी थी और कहा था कि भारत को कहना चाहिए कि हम जिम्मेदार परमाणु मुल्क हैं, लेकिन हम खुद को अपनी ही नीति का बंधक नहीं बनाए रख सकते। ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब भारत को पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने की अपनी नीति छोड़ देनी चाहिए? यह सवाल अब इसलिए और अहम हो जाता है कि भारत ने जापान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर ली है। वैसे रक्षा मंत्रालय ने मनोहर पर्रिकर के बयान के बाद सफाई दी थी कि परमाणु पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं। लेकिन क्या रक्षा मंत्री का यह बयान भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नई सोच के तौर पर देखा जा सकता है? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अक्सर परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। क्या पर्रिकर का यह बयान पाकिस्तान को चेतावनी है? 1998 के परमाणु विस्फोट के बाद भारत ने पहले परमाणु बम का इस्तेमाल न करने की नीति खुद ब खुद अपनाई थी। उस वक्त यह माना गया था कि भारत दुनिया के प्रतिबंधों से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या 18 साल के बाद बदले हालात में भारत को अपनी परमाणु नीति को भी नए सिरे से तैयार करना चाहिए? 2014 में खुद बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को रिवाइज और अपडेट करने की बात की थी। तो क्या अब वो समय आ गया है कि परमाणु नीति को अपडेट किया जाए? भारत एनएसजी में एंट्री को लेकर जोरदार लॉबिंग कर रहा है, लेकिन जिस तरह चीन जैसे देशों का विरोध है, क्या पर्रिकर का बयान भारत के माइंड गेम का हिस्सा भी हो सकता है? पर्रिकर के बयान को भारत ने ज्यादातर विपक्षी दलों ने गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। सवाल यह है कि रक्षा मंत्री के बयान में क्या विपक्ष कोई राजनीति भी तलाश रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से नाराज भारत की जनता के बड़े तबके में पर्रिकर को इस बयान पर वाहवाही भी मिलने की उम्मीद की जा सकती है, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक पर। 4, 3, 2, 1, ignition. I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapons if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ, हमारी सरजमीन के ऊपर किसी ने कदम रखा और किसी के अज़ाइम जो हैं वो हमारी सालमियत के मुताबिक जो है के मुतल्लक जो है वो ख़तरनाक हुए, तो हम गुरेज नहीं करेंगे अपनी दफा के लिए उन वेपन्स का इस्तेमाल करें। हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, मिसाइल ताकत हैं, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक रेजोल्यूशन जो मूव किया, जो यूनाइटेड नेशंस ने माना फॉर ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, अब उन सब से पीछे हटने की बात। जितने भी दुनिया के अंदर देश है वो सब संदेश से देखेंगे भारत को, और अपनी देश की जो तनाव है हमारे सरहदों पे वो और बढ़ने की आशंका है। At a time when the Prime Minister is in Japan seeking support, among other things, for India's entry to the nuclear suppliers group and projecting India's image as a responsible nuclear power, here is Mr. Parrikar in a public occasion making a speech saying India will discard its nuclear suppliers group. ये भारत के रक्षा मंत्री हैं कि किसी नाटक कंपनी में कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं। नो फर्स्ट यूज जैसे संवेदनशील मामले के ऊपर
क्या भारत के रक्षा मंत्री की निजी सार्वजनिक राय होनी चाहिए? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, अब की बार परमाणु से वार होगा? दूसरा सवाल, पाकिस्तान के परमाणु पागलपन का इलाज जरूरी है? तीसरा सवाल, अपनी ही परमाणु पॉलिसी का बंधक बना भारत? चौथा सवाल, एटम बम गिरने का इंतजार क्यों करे इंडिया? और पांचवा सवाल, एनएसजी के लिए पर्रिकर की परमाणु पॉलिटिक्स। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे पत्रकार भी हैं और दोपहर का सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। स्वागत है प्रेम शुक्ला। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुंबई के मुलुंड से वो एमएलसी भी हैं और मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्वागत है चरण सिंह सापरा आपका भी। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं, 1971 युद्ध में शामिल रहे, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। अक्सर आप उनको टीवी चैनल्स पर और अन्य मंचों पर चर्चाओं में देखते हैं। स्वागत है जीडी बख्शी साहब आपका भी। और अब से कुछ सेकंड के बाद डॉक्टर राजीव नयन मेरे साथ होंगे, वो एक्सपर्ट हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। नई दिल्ली रक्षा अध्ययन और संस्थान विश्लेषण में वो सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं। कुछ मिनट के बाद वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। प्रेम शुक्ला, जिस वक्त हम और आप यहाँ इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत को नो फर्स्ट यूज की अपनी पॉलिसी बदल देनी चाहिए, ठीक इसी समय टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है भारत और जापान की साझा, जिसमें दोनों देशों ने उस समझौते पर दस्तखत किए हैं जिसमें भारत ने पहले ये कहा है कि हम केवल शांतिपूर्ण कामों में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। और रक्षा मंत्री यहां पर यह कह रहे हैं कि हमें नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को फिर से विचार करना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड है या क्या है? नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, भारत जो है परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में पहला ही वाक्य कहा है कि मेरी निजी राय है, और रक्षा मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया है कि हम जो है अभी फिलहाल परमाणु शस्त्र प्रयोग करने के संदर्भ में भारत की नीतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका, जैसे आपने खुद का भी, आपका जो जी न्यूज़ का जो इस समाचार के पहले आपने पृष्ठभूमि चलाई है, उसमें भी एक प्रश्न तो निश्चित तौर पर है कि हमको भारतीयों की रक्षा के लिए इस विषय पर रिवाइज और अपडेट पॉलिसी रहनी आवश्यक है, और एक व्यापक विमर्श की गुंजाइश इस विषय पर निश्चित तौर पर है। हम क्या अपने नागरिकों के हितों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है? और हमको नागरिकों के हितों के लिए ही जब भी कभी परमाणु शस्त्र का प्रयोग होगा तो भारत के नागरिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से होगा। हम सिर्फ जो है अपनी पॉलिसी के बंधक नहीं बनने चाहिए एक निजी राय प्रकट करने पर, जिस तरह से हमारे ही विपक्ष के लोग कोलाहल मचा रहे हैं, और वही लोग जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुल्ला धमकी देते हैं तब भी शांति की बांग लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक सामान्य नागरिक को, आम आदमी को, आम हिंदुस्तानी को पीड़ा पहुंचती है। रक्षा मंत्री की निजी राय होती है कि देश की किसी? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अगर कह दे कि हम परमाणु अटैक करेंगे लेकिन ये मेरी निजी राय, आप मान लेंगे उसको निजी राय? नहीं, वो निजी राय नहीं कहते ना, वो निजी राय कहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं ये पाकिस्तान की राय है। पाकिस्तान के सामान्य पत्रकार से लेके उनके रक्षा मंत्री से लेके उनके पूर्व शासक परवेज मुशर्रफ तक ये बारंबार कहते हैं कि न्यूक्लियर हमारी शक्ति है, हमारी सरजमीन पे आपने पैर रखा नहीं, कि हमने परमाणु बम मारा नहीं। ये वहां सामान्य है। आज ये भारत की शांतिपूर्ण नीतियां ही हैं कि प्रतिरक्षा मंत्री ये निजी राय कह रहे हैं, तो हमारी शांति के प्रति प्रतिबद्धता जो है तो सुनिश्चित है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। सापरा जी, हजम होती है क्या ये बात? नहीं, देखिए, मैं तो हंस रहा था कि जिस तरह से पर्रिकर जी ने कहा और जो अभी स्पष्टीकरण प्रेम शुक्ला जी दे रहे हैं, ये हास्यास्पद है। एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेवार लोकतंत्र के रक्षा मंत्री गैर जिम्मेदार बयान देते हैं, वो भी एक पुस्तक इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पर, कि जहां पर उनको बुलाया गया है रक्षा मंत्री की हैसियत से, वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल व्यू है। रक्षा मंत्रालय को इमीडिएट स्टेटमेंट देना पड़ता है
कि नहीं, ये हम कोई पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी मंत्री में और मंत्रालय में फर्क है, ये खुला नजर आता है। दूसरी बात कि ये समय ऐसा है, ये रॉन्ग टाइमिंग है। जब हम एनएसजी में जाने का प्रयास कर रहे हैं, जब यूएस के अंदर एक नया नेतृत्व राष्ट्रपति नए टेक ओवर कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पर टेंशन है। चौथी बात, ये हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं, वो वहां पर एक न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन कर रहे हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि हम शांति से और अच्छा उपयोग करने के लिए न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तालमेल कहां है सरकार के अंदर? और दूसरी बात, अगर इस तरह के वक्तव्य लूज टॉक करनी है तो फिर आप रक्षा मंत्री हैं, ऐसे कहीं पे नजर ही नहीं आता है। और ये जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी चाहे कांग्रेस ने इनिशिएट की थी, लेकिन इसके ऊपर मोहर जो लगी है, डॉक्ट्रिन जो ये थी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की और उनकी सरकार की मोहर लगी है। अटल बिहारी वाजपेयी इनके ही मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख नेता है, बड़े रिस्पेक्टेड नेता हैं इस देश के, भारतवर्ष के। कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल के नेता का मार्गदर्शन तो आप मानिए ना। तो ये न्यूक्लियर, अरे आपके यहाँ तो राहुल गांधी जो है कैबिनेट प्रस्तावित करके बिल भेजता, फाड़ के फेंक देते हैं। किसी आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो लोकतंत्र प्रकट होता है। आपको अगर कहीं बदलाव लाना है तो सप्रा जी शर्म करें कि आपके यहाँ कैबिनेट प्रस्तावित करती है एक बिल, राष्ट्रपति के यहाँ साइन होने के लिए जाता है, और एक बच्चा खड़ा होता है और उसको फाड़ कर फेंक देता है। इसकी संवैधानिक हैसियत शून्य है, तब भी आपका प्रधानमंत्री बेशर्मी से पद पर बैठे रहता है। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट आपकी बेशर्मी से बैठे रहती है। आप क्या लोकतंत्र सिखा रहे हैं, किसको सिखाते हैं? ये देश जानता है कि लोकतंत्र को शोकतंत्र में तब्दील करने का ये पाप कांग्रेस के राहुल गांधी और उनकी माता श्री सोनिया गांधी ने किया है। इस तरह से गैर जिम्मेदार, आप कृपा करके लोकतंत्र की दुहाई दे दें। बहुत शर्मनाक लगता है, शैतान कुरान पढ़ रहा है ऐसा लगता है, शैतान बाइबल पढ़ रहा है ऐसा लगता है जब आप बोलते हैं। शुक्ला जी और लोकतंत्र पर जब आप प्रवचन देते हैं ऐसा लगता है कि शैतान बाइबल पढ़ रहा है। अपनी ताकत का एहसास नहीं। ये तो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ताकत दी सर्जिकल स्ट्राइक के समय में, तब सेना को। सापरा जी, बड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा सा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकलिए सर। सापरा जी, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर आइए, बड़ा गंभीर विषय। नहीं, मैं सर उतना बोलिए जितना लोग सुन तो सके। आप अगर चुप नहीं होंगे, बोलते चले जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि सापरा जी शायद भूल गए, किसी रैली में आए। शुक्ला जी प्लीज, सापरा जी प्लीज, जरा जवाब दे दे। सर एक सेकंड एक सीधा सवाल है, जरा जवाब दे दे। सर एक सेकंड को कहिए कि शांति रखे, थोड़ा टॉलरेंट हो जाए, सर अपना शांति से। सापरा जी, ये गंभीर विषय है। सापरा जी, गंभीर विषय तो गंभीरता से रखिए, गंभीर विषय तो गंभीरता से रखिए प्लीज। लूज टॉक की तरह नहीं बोलना चाहिए ना प्रवक्ताओं को भी, पार्टियों को। प्लीज आप सुनिए ना सर। अब इनका लूज सर आप चाहें तो मैं, मेरे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ 1 घंटे चर्चा कर सकता हूं और वो देश के लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, सामरिक नजरिए से और कूटनीतिक नजरिए से, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी ठीक है या नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा हो, अगर नहीं चाहते तो प्लीज एक एक करके अच्छे से बात रखें। मेरा बड़ा सीधा सवाल है सपरा जी, परमाणु के मामले में सेकंड यूज की पॉलिसी कहां से आती है? क्या कोई यह देश कह सकता है कि हम पे परमाणु अटैक करोगे तो हम भी परमाणु अटैक कर देंगे? क्या इसकी संभावना दिखती है आपको कहीं? कोई देश बचेगा इस लायक कि वो सेकंड अटैक करेगा, परमाणु अटैक? वो भी तब जब उसके बगल से हर तीसरे दिन उसको धमकी दी जाती हो कि हमारे पास तो परमाणु बम है, हम जब चाहेंगे तुम्हें उड़ा देंगे। देखिए, ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां एक व्यापक इस पे सोच विचार करके बनी है, और इसमें यूनाइटेड नेशन और तमाम सारे विश्व के देश इन्वॉल्व है। मेरा कहना इतना ही है कि अगर भारत जवाब दीजिए ना, बदलाव करना है तो कांग्रेस की क्या नीति है जरा बताइए। लेना पड़ेगा, विपक्ष के साथ चर्चा करनी पड़ेगी, और पार्लियामेंट कांग्रेस की नीति बताइए ना। आपके पास कुछ ज्ञान हो तो बताइए नीति क्या है। जनता पार्टी के रक्षा मंत्री इस विषय पर चर्चा, आपकी नीति क्या है? परमाणु बम हमारे यहाँ फेंक दिया जाए और हम चुपचाप मरते रहे हमारे लोग? आप थोड़ा सुनिए ना। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप में आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप रायता फैला रहे हैं। पार्टी के नेताओं में थोड़ा आप रायता फैला रहे हैं। आप सीधा जवाब दीजिए, मैं सुनूंगा। आप रायता आपको खिलाएंगे? अरे पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक आपको सीधा जवाब दीजिए ना रोहित जी के प्रश्न का। मेरा सवाल था, रोहित जी के प्रश्न का सीधा जवाब मेरा सवाल था कि कोई सेकंड यूज भी हो सकता है क्या? गलत कर रहा हूं? सीधा जवाब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करिए। मैं जरा यहाँ राजीव नैन साहब के पास, सीधा जवाब है तो दीजिए, मत फैलाइए। किस तरीके से चीजों को देखती हैं और लेके जाती हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, क्योंकि आप खास तौर पे इसी चीज को देखते हैं।
एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, क्या कोई देश नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके हमेशा चल सकता है? नहीं, देखिए, जब नो फर्स्ट यूज़ की घोषणा की गई थी परमाणु जो विस्फोट के पश्चात, उस समय इसका एक संदर्भ था। संदर्भ यह था कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पहुंचकर बताना था कि हम आक्रामक परमाणु नीति नहीं अपनाने जा रहे हैं। यह 1998 का काल था। उस समय हमने कई बातें भी कही थी। उस समय हमने कहा था कि वी विल नॉट कम इन द वे ऑफ साइनिंग गेटिंग CTBT ऑपरेशनल। थी उस समय का माहौल अलग था, माहौल हमारे काफ़ी खिलाफ था और हमें इस पर एक समीक्षा करनी थी। जब 2003 में, जब उस समय की सरकार, जो वाजपेयी जी की सरकार, सापरा साहब ने बड़ा सही बोला कि एक सरकारी आधिकारिक तौर पर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसे मोटे मोटे जो 5-6 उसमें मुख्य बातें रहती है, उसे माना जाता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। मुख्य न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पब्लिकली नहीं आया है, वही एक प्रेस रिलीज के माध्यम से हम जानते हैं। और उस बात को बाद की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने भी माना। लेकिन विगत कई वर्षों से, जैसा कि आपने भी बार बार इंगित किया, आपने संकेत किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का और बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स का एक तरह से उसका भय दिखाया है और जिस तरह से एक व्यूह रचना की है, उस व्यूह रचना के अनुसार क्या करता है, आतंकवादियों को भेजेगा। यह मनमोहन सिंह की सरकार के समय भी हुई है और बाद के काल में भी हुआ, वो आपके मोदी जी के सरकार के समय हुआ। आतंकवादी भेजेंगे, परमाणु बम चलाने की धमकी देंगे और जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, स्ट्रेटेजिक स्टडीज की भाषा में, एस्केलेशन डोमिनेंस, कि इसे आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। मतलब कि हम परमाणु बम का शील्ड का उपयोग करेंगे और एक कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, युद्ध नहीं होने देंगे और आतंकवादी भेजते रहेंगे। परमाणु बम का भय एक चक्र चला। अब उस पिछले कम से कम 4-5 साल से, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें भी हमारा जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी था, इस बात का वाद विवाद कर रहा था कि हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। जो पाकिस्तान ने व्यूह रचना कर रखी है, इसे हमें नष्ट करना है। अब हम क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। क्या हम नो फर्स्ट यूज जिसे हमने प्रोनाउंस किया है उसको रिनाउंस कर दें, या कुछ हम एक अलग धारणा लेकर आए? इस पर काफी चर्चा चली। जब भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया था, उस समय उसने कहा था कि विल रिवाइज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। उसने ये नहीं कहा था कि हम नो फर्स्ट यूज को हटाएंगे। लेकिन बहुत लोगों को उस समय गलतफहमी हुई कि नो फर्स्ट यूज को हटाया जाएगा। एक जो बात उभर कर आती है कि जिस तरह से पाकिस्तान, आपने ही बात कही, फर्स्ट स्ट्राइक जो उसकी पॉलिसी है, फर्स्ट यूज की पॉलिसी है, और जिस तरह से हथियार का जखीरा वह जमा कर रहा है और हर विश्व भर मान रही है कि बहुत तेजी से वो परमाणु बम बनाते जा रहा है, तो जब वह मैसिव फर्स्ट स्ट्राइक करेगा तो क्या हमारा न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक का कोई मायने रहता है? तो इस बात से सब चिंतित हैं और काफी विवाद हुआ और माना जा रहा है, एक आम सहमति सी बनते जा रही है कुछ लोगों को छोड़कर, कि हमें अपने न्यूक्लियर पोस्चरिंग में बदलाव करने होंगे। और जो लोग इस बात को समर्थन भी दे रहे हैं, बहुत छोटा समुदाय है जो कि समर्थन करा कि नहीं, हम, उन्हें मोहब्बत हो गई है नो फर्स्ट यूज से। आप नो फर्स्ट यूज को जो भले ही नहीं रिनाउंस करते हैं, लेकिन आप उसे प्रोनाउंस नहीं करें। हम रैंड की शब्दावलियों में फंस से गए हैं। और बहुत ही अच्छा, मैं तो कल बड़ा ही बधाई देना चाहता था पर्रिकर साहब का। देखिए, उन्होंने कोई अभी बात हुई थी ट्रंप की, ट्रंप ने भी क्या कहा, जिसके लिए उससे बड़ा हंगामा हुआ। ट्रंप ने भी जो MSNBC के इंटरव्यू में कहा था, उसने क्या बात कही थी? उसने कोई भी बहुत नई और चौंका देने वाली बात नहीं की थी, जिसे हम अपनी भाषा में, स्ट्रेटजी के भाषा में कहते हैं डेटरेंस, क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटरेंस। बेसिकली वो क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटरेंस था। और हमारी पॉवर्टी ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग शुरू के दिनों में थी कि हमने परमाणु बम बनाने के बाद कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई, अब जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका विरोधी नहीं डरेगा। यही मेरा सवाल है। यही क्रेडिबिलिटी का प्रश्न हम लोग जो एकेडमिक कम्युनिटी में बार बार उठा रहे थे कि आप जो ही कहेंगे कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यह राजनीतिक हथियार है, त्यों ही पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठाएगा। यही मेरा सवाल है सर, कि अगर आपके पास एक ताकत है, और इनकी भाषा, पर्रिकर साहब की भाषा और जो आप ट्रंप की भाषा है, ट्रंप ने भी बाद में कहा, इसने क्लैरिफाई किया, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम गोइंग टू यूज, मैं इसको इस्तेमाल करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा
यह भी नहीं कह रहा ये भी हूं। नहीं कह रहा हूं मैं। यही एक अच्छा सा न्यूएंसेस जो था। आपने रिएक्शंस देखे, मनीष तिवारी ने कहा कि रक्षा मंत्री नहीं है, ऐसे लग रहे हैं किसी नाटक कंपनी नहीं के देखिए, कलाकार सबसे बोल रहे हैं। चौंकाने वाली नहीं, रक्षा मंत्री तो बहुत अच्छा कि क्यों रक्षा मंत्रालय ने उनके वक्तव्य का खंडन अभी किया। आपने दो बातें सुनी। मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री ने नाटक कंपनी के कलाकार नहीं, हैं। नहीं, नहीं। सपरा जी ने कहा कि रक्षा मंत्री होकर देश का लूज टॉक करता है ये आदमी। नहीं, तो ये बहुत ही मैं गंभीर जो कि बात रक्षा समुदाय जो यहाँ का एकेडमिक स्ट्रेटजी कम्युनिटी थिंक टैंक्स में जोर से होती है, वो बात उन्होंने रखी है। रक्षा मंत्रालय खंडन क्यों किया, ये चिंता का विषय है। ठीक है जीडी बख्शी साहब, अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। आपके पास एक ताकत है, लेकिन आपने पोस्टर लगा रखा दरवाजे के बाहर कि मेरे पास ताकत है, मैं इस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा। तो जिसके लिए आपने वो ताकत जुटाई है, उसको फिर इस ताकत की चिंता ही क्यों होगी? तो वो क्यों परवाह बिल्कुल करेगा? सही, बिल्कुल हम कह रहे हैं। एक मिनट, क्या मैं बोल सकता हूं कुछ? हेलो जी बोल सकते हैं आप बोलिए। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर आज से 18 साल पहले बनी थी तो इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, वो पत्थर की लकीर नहीं बन गई है। उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर विवाद होना चाहिए बदलती परिस्थितियों को देखकर। आजकल पाकिस्तान का जो एटमी जखीरा है वो सबसे तेज बढ़ता जखीरा है पूरी दुनिया में। आपके पास से उसके पास ज्यादा एटमी वॉरहेड आ गए हैं, 120 उसके पास आ गए हैं, 110 के करीब आपके पास हैं। ऑलरेडी वो आपसे आगे निकल गया है, नंबर 1। नंबर 2, चीन ने जो नो फर्स्ट यूज कमिटमेंट दी थी उसमें उसने बहुत सारे नुआंस लगा दिए हैं, इफ्स एंड बट्स लगा दिए हैं। उसने साफ कहा है कि हम अपने इलाके में फर्स्ट यूज कर सकते हैं। मत भूलिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना इलाका बोलता है। उसने देखिए ये भी कह दिया है कि अगर कोई 3 गॉर्जेस डैम के ऊपर वो कन्वेंशनल वेपन से अटैक करता है तब भी वो न्यूक्लियर फर्स्ट यूज कर देंगे। ठीक है, तो जब चीन, जिसको आपने फॉलो किया था नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के लिए, जब उसने इतने सारे कैविएट लगा दिए हैं और सब लोग चाहते हैं कि अगर आप वाकई में कुछ फायदा उठाना चाहते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, तो आप थोड़ी एम्बिग्युइटी तो रखिए, कीप सम एनिमी को डाउट में तो रखिए। आप पोस्टर चिपका रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बड़े शांति प्रिय हैं, तो आप भुगतेंगे जो आपने 30 साल भुगता है कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर शील्ड की आड़ के नीचे आपकी ऐसी तैसी कर रखी है टेररिज्म कर करके। ये अभी जाके पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल हुआ है, जबकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी और उसके 1-1.5 महीने बाद तक ये जो सारे लोग हमको दिल्ली में यहाँ पे गीदड़ भपकियां देते थे कि साहब आपने एक कदम एलसी के पार लिया और नई दिल्ली पे एटमी बमों की वर्षा शुरू हो जाएगी, ये सब बकवास और गीदड़ भपकी था। ये ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। अब अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि आप न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ऊपर रिवाइज करें, कम से कम डिबेट तो करें। Why are we so scared of a debate? अगर 18 साल पहले किसी ने क्या किया तो क्या वो रामबाण बन गया? क्या वो has it been cast in stone? It will never change. नॉन अलाइनमेंट है। अब नॉन अलाइनमेंट क्या हमेशा के लिए हमारी पॉलिसी रहेगी? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उसमें हम वन ऑफ द पोल्स ऑफ पावर है, तो वी कैंट गेट स्टक टू द पास्ट। वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ डिस्कशन, वी शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ रिविजन एंड अपडेटिंग आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, एंड देयर इज अ नीड टू। ठीक सर, नॉन अलाइनमेंट की आपने बात छेड़ी। दुनिया देख रही है कि नॉन अलाइनमेंट का मिथ कैसे टूट रहा है और कैसे ताकतें एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही हैं। आपने ठीक का नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि अगर भारत को एक डर दिखाया जाता है, जैसा अभी सप्रा साहब कह रहे थे कि आप एक तरफ एनएसजी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने आज ही जापान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की है, एटॉमिक डील साइन की है। उस परिस्थिति में अगर आप नो फर्स्ट यूज को चेंज करेंगे तो क्या दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी? कि जब भारत की ताकत की बात आ रही है, जब देश की सामरिक ताकत को बढ़ाने की बात आ रही है, दुनिया को उसका एहसास कराने की बात आ रही है, युद्ध के लिए नहीं उतर रहा है भारत, तो भी विपक्ष को आपत्ति है। क्या देश की सरहद पर जान गंवाना केवल फौजी का काम है? क्या देश की राजनीतिक पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें?